बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में कशीदगी रफ्ता रफ्ता खुल के सामने आना शुरू हो चुकी है। इलेक्शन के शेड्यूल के ऊपर बातें हो रही हैं, इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर बातें हो रही हैं, सबको साथ मिल के चलने की बातें हो रही हैं, एक दूसरे को पैगाम दिया जा रहा है कि आओ हिम्मत है तो हमारे मुकाबले में बात करो। और दूसरा ये बात हो रही है कि बजट के बारे में कुछ और बताया गया था, बजट में आया कुछ और है। ये भी बात हो रही है कि सैलाब ज़दगान को अगर पैसा नहीं दिया जाएगा तो बजट हम मंजूर नहीं कर सकेंगे। ये बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं और वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम दिया। तो दूसरी तरफ बहुत सी बातें अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी करना शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन हम नहीं चाहते कि कराची के मेयर जैसा हो। यानी अब बातें अगर इस नहज तक पहुंचना शुरू हो गई हैं तो क्या वाकई इलेक्शन के लिए तैयारी होगी? अब अगले हफ्ते जो है वो बात ये भी की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद की सरबराही में लंदन में एक अहम मीटिंग होगी, जिसमें शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से लंदन जाएंगे, जिसमें इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी, कहाँ पे सीट एडजस्टमेंट करनी है उस बारे में भी बात की जाएगी। एक अफसोसनाक वाक़या जो यूनान में पेश आया, यूनान जाने वाले लोग जो हैं कश्ती के अंदर सवार थे, स्मगलिंग का ये मौका था और एजेंट को पैसे देके ये लोग सारे उस पर सवार थे। तकरीबन 700 के करीब कश्ती पे मुसाफिर सवार थे। कश्ती उल्टी, अब जो लाशें वहाँ से निकलवाई जा रही हैं उन लाशों की शनाख्त नहीं हो पा रही। यूनानी हुक्काम ने कहा है कि आप DNA रिपोर्ट जो है वो ईमेल कीजिए। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने भी कहा है कि ईमेल कीजिए। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं जो उसमें मौजूद थे, कुछ लोग बचे भी हैं, 80 के करीब हैं। इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। बात का आगाज़ करते हैं यही यूनान वाली सूरत हाल से। राना साहब, एक अफसोस मकाम है पाकिस्तान के अंदर, बेरोज़गारी, गुरबत, मुआशी तंगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोग अपनी जानों का रिस्क लेके बाहर जाने पे बज़ेदा। सवाल एक ये है कि लोग यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं, और दूसरा ये कि ये जो एजेंट्स हैं इनकी पकड़ धकड़ करने में हमारे जो वफाकी इदारे हैं वो नाकाम क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, ये बहुत खौफनाक खबर है और स्टार्ट भी यहीं से लेना चाहिए। लोग थक गए हैं सियासत की बातें सुन सुन के, सियासतदानों के झूठ सुन सुन के, सियासतदानों के लारे लप्पे सुन सुन के। अब बात बड़ी सिंपल सी है। यहाँ पर 300 से ज़ायद लोग वो हैं जो पाकिस्तानी हैं, ज़ायद है ना, इससे आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान है। बात यह है कि कभी किसी ने सोचा, किसको नहीं पता, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, लाला मूसा, पिंडी, लाहौर, ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान से बाकायदा सुहाने ख्वाब दिखाकर सैकड़ों लोगों को नहीं, हज़ारों लोगों को रोज़ाना की बिना पर गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए लेकर जाया जाता है। यहाँ से जब ईरान तक पहुँचते हैं, यूनान तक पहुँचते हैं, तो मुझे बताएं, क्या इनके पास कोई तिलस्मी चीज़ है कि ये किसी को नज़र नहीं आते? क्या इनके पास कोई ऐसा हथियार है, कोई ऐसी चीज़ है कि जो नज़र, और किसी को भाई ये लेके नहीं जाते, पाकिस्तान से सबको बाई रोड लेकर जाते हैं और बाकायदा काम होता है। आज तो एक कश्ती आ गई ना, ये पहला वाक़या नहीं है, ये आज मैंने इसका पूरा रिकॉर्ड निकाला है। 327, मैं आपको दे रहा हूं, 327 बार कश्तियां उल्ट चुकी हैं, 327 बार। कई लोग मर चुके हैं, कई दफा ऐसे वाकयात हुए कि बॉर्डर क्रॉस करते फायरिंग हो गई है, वहां पे दूसरे मुल्क के जो वहां एजेंसीज के लोगों ने फायरिंग की है और कई पाकिस्तानी जो वहां पे मारे गए हैं, फिर दम घुटने से कई मारे गए हैं, फिर कई लोगों को वहां ले जाके रख दिया जाता है, उनके घर वालों को ब्लैकमेल किया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, तशद्दुद की वीडियोस भेजी जाती हैं। मुझे बताएं, यहां पर तो आप 1 मिनट से पहले ढूंढ सकते हैं कि सियासी कारकुन, सियासी अफराद कहाँ छुपे हुए हैं। आप ढूंढ सकते हैं कि आपके सियासी मुखालफन कहाँ छुपे हुए हैं। तो फिर ये क्यों नहीं ढूंढा जाता? इसको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, मौजूद हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर। कितने ट्रैवल एजेंट यहाँ पे मौजूद हैं, कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो ये कारोबार कर रहे हैं। क्या वो आप समझते हैं कि वो तमाम कारोबार करने वाले लोग जो हैं वो किसी ना किसी की सरपरस्ती के बगैर काम कर रहे होंगे? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। 9 वैसे राना साहब गिरफ्तार हो गए, 14 फरार हो गए, बस इतने हैं, सिर्फ इतने हैं। इसमें कह रहे हैं कि इतनी मुल्क, मैं कह रहा सिर्फ तो इससे पहले जो थे, किसने उनको इजाजत दी कि गैर मुल्कियों को यहां से लेकर जाएं? रास्ते में पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, कईयों के आज तक पता ही नहीं चल सका बच्चे कहाँ पे हैं। अभी मैं एक शख्स सुन रहा था, वो कह रहा था मुझे तो पता ही नहीं लग रहा मेरा बेटा कहाँ है। पता किस क्या होता है? घर के बर्तन, जेवर, माँ बहन का सारा सामान बेचकर
बच्चियों की शादी नहीं करते, उसको भेज देते हैं, किसी बाहर भेज दें। लेकिन होता गैर कानूनी तरीके से जाते हैं। यूनान यूनान जो है ना वो एक हब बन चुका है, उसके बाद ईरान एक हब बन चुका है, उसके बाद आप आगे चले जाएं तुर्की जो है वहाँ से जाते हैं, कहाँ से नहीं जाते। हम बदनाम इस कदर हो चुके हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है, किसी न किसी बहाने से निकलते हैं। यहाँ पर मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, वो हर उस अदारे को पे करते हैं जिस अदारे की तरफ से पकड़े जाने का खदशा हो। हर उस अदारे के लोगों के साथ वो मिले होते हैं। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ ना, मुझे बताएं, इनमें से किसी एक के वालिद ने कहा कि मैं अपने बेटे को जनाब लाहौर एयरपोर्ट पर, सियालकोट एयरपोर्ट पर, मुल्तान एयरपोर्ट पर, कराची एयरपोर्ट पर, रावलपिंडी एयरपोर्ट पर, किसी एयरपोर्ट पर छोड़ के आए हो? नहीं कहा। उन्होंने कहा जनाब एजेंट साहब ने बुलाया, चले गए, बाई रोड गए, उन्हें लेकर जाते हैं। किस तरह फिर उन्हें गायब किया जाता है, किस तरह उनसे बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है, किस तरह किस जगह पे रखा जाता है, आपके तस्वर से बाहर है, आपके मेरे तस्वर से बाहर है। लेकिन हमारे ये जो मार के, ये जो लोग मार के हैं, मुझे बताएं 300 से ज्यादा लोग जो हैं, अभी तो पता नहीं चल रहा ना, कश्मीर के जो हैं, फिर कुछ गुजरात के निकले हैं, कुछ गुजरावाले के निकले हैं, लाहौर के निकले हैं, शेखुपुरा के निकले हैं। इनके कत्ल का जिम्मेदार कौन है? बहुत थोड़े से हैं जिनकी अभी शनाख्त हुई है। वो कहते हैं कि जो लाशें निकाली गई हैं वो तो नकाब यासर साहब, इनके कत्ल के जिम्मेदार वो ट्रैवल एजेंट खाली नहीं है, इस कत्ल के जिम्मेदार वो तमाम अदारे हैं जिनके जुम्मे थे ये बात कि जनाब आपने गैर कानूनी काम करने वालों को रोकना है, पकड़ना है, जेलों के अंदर डालना है, उनके लिए प्रोसिक्यूशन बेहतर करनी है, वो कई साल जेलों में रहे। ये इनके पास क्या होगा जी? गैर कानूनी तरीके से बाहर गए, क्या सबूत है? सबूत कुछ नहीं मिलेगा। फिर मुखौका हो जाएगा, 5 दिन 10 दिन 6 माह वापस। लेकिन उस माँ को वो बेटा मिलेगा जिसके लिए वो सोच रही थी कि ये वहां से जाकर कमाई करके भेजेगा। जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवाने के बाद फिर वो जमा पूंजी गंवाई है जो उनका कुल असासा थी, यानी उनका बेटा। उसके साथ साथ वो अब ये कहते हैं कि एजेंट उसकी लाश की वापसी के लिए 10 लाख रुपए तलब कर रहे हैं। अल्लाह भला करे। मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ हो रहा है। तो क्या हमारे अदारे, वो एजेंट कौन है? वो एजेंट यूनानी नहीं है, पाकिस्तानी है। वो एजेंट ईरानी नहीं है, पाकिस्तानी है। वो तुर्की का नहीं है, वो पाकिस्तान का है। तो क्या पाकिस्तान को उस एजेंट के घर वाले यहाँ पे नहीं रहते? क्या उसके रिश्तेदार यहाँ नहीं रहते? क्या उसके अजीज़ो अकारब यहाँ नहीं रहते? क्यों नहीं पकड़ते? पकड़े उन्हें, गिरफ्तार करें उन्हें गिरफ्तार करके इबरतनाक बना दें, ताकि पाकिस्तान से किसी को भी ये काम करने की जरूरत ना हो, इस तरह ले जाने की जरूरत ना हो। और दूसरा मेरा एक हुकूमत से बात, क्या मेरे मुल्क में नौकरी नहीं है? क्या मेरे मुल्क में इतने वसाइल नहीं है कि यहाँ का नौजवान 20-20 लाख रुपया देकर, रिश्वत देकर यहाँ से जाने को तरजीह देता? क्यों तरजीह दे यहाँ से जाने को? हम क्यों नहीं उन्हें नौकरी देते? हम क्यों नहीं उन्हें रोजगार देते? हम क्यों नहीं उन्हें इज्जत देते? वो 20 लाख का कारोबार क्यों नहीं कर सकता? कहाँ गया वो करोड़ों रुपए का लोन जो आप कहते हैं आज हमने इनको दे रहे हैं? कहाँ गई वो फैक्ट्रियां जो आपने लगानी थी? कहाँ गया वो माल जो आपने कहा इन नौजवानों पर खर्च करना था? हुकूमत जवाब देना। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, लाखों नौजवान जा रहे हैं। मुझे बताएं, कश्मीर के इलेक्शन पे करोड़ों रुपए लग सकते हैं। कश्मीर की जोर तौर पे सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं, और कश्मीर के नौजवान जो 300 से ज्यादा हैं, उनके कत्ल का ये कत्ल है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत तो इस बात को अपनी इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट में अपने क्रेडिट के तौर पे बता रही है कि पाकिस्तान से इतने लोग रोजगार के लिए या अपनी तालीम के लिए बाहर चले गए। बड़ी बात है, ये हुकूमत ने क्रेडिट के तौर पे बताया। क्रेडिट के लिए तौर पे जो बताया ना, बाहर जा रहे हैं, वो जाते हैं बाई एयर, वो जाते हैं वीज़ा लगा हुआ हो। ये तो बेचारे मौत का वीज़ा लेकर गए थे। लेकिन राणा साहब, वो भी जो गए हैं वो भी तो हालात से ही तंग आके गए ना। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ उनके पास इतनी जसारत होगी या उनके पास इतनी वेल्थ मौजूद होगी कि वो सही तरीके से जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात, चले गए। बिल्कुल इसी तरह। अब मुझे बताएं कि ये जो लोग हैं, ये तो मौत का वीज़ा लेके गए हैं। इनके पासपोर्ट पे किसी मुल्क का वीज़ा नहीं था, इनके पासपोर्ट पे डेथ नहीं, इनके पासपोर्ट पे मौत का वीज़ा था। ये ना जीते थे ना मरते थे। अब मुझे बताएं, जिनकी लाशें नहीं मिलेंगी उनके घरों में क्या हो रहा होगा? जिनकी लाशें घरों में पहुंचेंगी, वो बहन जिसको ब्याना था वो किस तरह बिल्क के रोती होगी? वो माँ जो इस आस पे थी कि मेरा बच्चा कमा के भेजेगा, बेटी की शादी कर लूंगी, अपना ऑपरेशन करा लूंगी, इसका वालिद जो है वो घर में सुकून से बैठ जाएगा और मजदूरी करना छोड़ देगा। अब उनके घर में क्या हालात होंगे? वहां पर जो मातम रवा है वो कौन करेगा? आज माजरत से
आज मैंने टीवी अब तक के प्रोग्राम देखे हैं, ज़्यादा प्रोग्राम सियासत पे हो रहे हैं। कोई बिलावल साहब की तकरीर दिखा रहा है तो कोई किसी चीज़ की तकरीर दिखा रहा है। आज होना चाहिए था इस पे कम से कम 15-20 मिनट लगाते, आज हुकूमत के ज़िम्मेदारान बैठते, ये फैसला करते कि आज ये पर्चा कत्ल का होगा, स्मगलिंग का नहीं होगा, इस पे जो मुलव्वस है उनसे पैसे लेकर भी दिए जाएंगे। क्या इन तमाम घरों में इतने पैसे चले जाएंगे कि जो इन्होंने, जिनसे इनके बच्चे वापस आ सके? बच्चे वापस तो नहीं आ सकते, गुजारा हो सके। क्या हालात है आज का दिन? तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन तो खुदा की कसम अफसोस हो रहा है। ये 14 जून का वाक़या है, आज आया ना सामने जी, वाक़या 14 जून का है, आज सामने आया। क्या हो रहा रोज़ाना पता चलता है मोटरवे पे एक एक्सीडेंट हो गया, और जब हम उसकी तस्वीर देखते हैं जो टीवी पे नहीं दिखा सकते तो दिल खून के आंसू होते हैं। हमारी हर तरफ यही साथ सिलसिला चल रहा है। कोई भूख से मर रहा है तो कोई इस तरह बाहर जाकर मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है तो किसी को वैसे ही मार दिया जाता है। ये तो सारा आलम है। और मुझे बता दें, क्या पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के लीडर की तरफ से इस पर कोई बात आई है? क्या किसी लीडर ने कहा है कि जनाब इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं है? क्या किसी अदारे ने ये बात की है? वो तो मलबा उन्हीं वालिदैन पर डाल देंगे, उन्हीं लोगों पर डाल देंगे, उनके पास तो मौका होगा, डाल देंगे। रियासत माँ होती है तो डाल दें माँ पे। रियासत माँ होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। दिखाए ना वो, नहीं तो हम कल के प्रोग्राम में जनाब मियाँ शबाशी साहब के वो सारे क्लिप्स लेके आ जाते हैं सामने ना, बाकी हुक्मरानों के क्लिप्स लेके आ जाते हैं जो कहते थे इस मुल्क में जनाब रोजगार इतना मिलेगा, इस मुल्क से कोई बाहर नहीं जाएगा, बाहर से इस मुल्क में आएंगे। तो किधर क्या गई वो सारी चीज़ें? अफसोस हो रहा, मुझे सिर्फ अफसोस हो रहा है। हम एक दूसरे के साथ सियासत कह रहे हैं, कारूझर के एक नहीं दो नहीं सैकड़ों मर गए हैं। अब उन घरों में मातम होगा। आज कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि जनाब यौम से हम परचम रखेंगे, परचम सर नहीं को रहेगा। लेकिन मुझे उनसे भी पूछना है ना, जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये हो किस तरह गया? क्या आपको नहीं पता कि आपके कोटली के, क्या आपको नहीं पता आपके मीरपुर हास के, क्या आपको नहीं पता कि जेहलम के साथ जो इलाका लगता है वहाँ के कितने ट्रैवल एजेंट ये काम करते हैं? क्या आपके अपने हल्के में नहीं आपको पता कितने लोग ये काम करते हैं? क्या सियालकोट में ये काम नहीं हो रहा? क्या इस हुकूमत के एजेंटों को नहीं पता? यासर, हमने एक स्टोरी दी थी, याद करें, हमने उस पर एजेंटों के नाम दिए थे जी, याद हूँ। तो कब कहाँ गए याद करें। फिर वो भी जब तुर्की यहाँ से एक टीम गई थी, जब तुर्की यहाँ से एक टीम गई थी, कितने लोग वहाँ से बरामद करवाए थे, याद है आपको? जी जी, अच्छी तरह याद। मुझे याद है, उस बाबर बख्त कुरैशी साहब थे FIA के, वो गए थे, लेके आए थे लोगों को। तो ये कोई पहला वाक़या है? अब हमारे इदारे कहाँ सो रहे हैं? आपने कहा, आज मैं पा रहा था 4 टीम, एक टीम तश्कील दे दी गई है, 3 इंस्पेक्टर के, 2 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, फला डिप्टी डायरेक्टर। क्या होगा भाई? ये टीम उस वक्त तश्कील क्यों नहीं दी जब आपको पता था? आपने उस रास्ते में क्यों नहीं रोका इन लोगों को? किस तरह इन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर दिया? बॉर्डर क्रॉस करने तक वहाँ पे पहुँचने वाले इमिग्रेशन के लोग इन्हें क्यों नहीं रोकते रहे? ये किस तरीके से चले गए? कौन सी तिल्स्माती ऐसी चीज़ इनके पास थी? बेशतर सवालात हैं, इन सवालात के जवाबात हुकूमत वक्त के पास मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत वक्त क्या इन सवालात के जवाब देने के लिए इस वक्त तैयार है या नहीं है? ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखा जाएगा या मज़ीद नमक छिड़का जाएगा? वक्त का इंतजार करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। कहीं नहीं जाएगा शहबाज। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सियासी कशीदगी में जो इजाफा हो रहा है, ये सियासी कशीदगी क्या सिर्फ दिखावे के लिए है या हकीकत नहीं? ये कशीदगी का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि हर पार्टी ने अपना अपना नैरेटिव तो बनाना है, उसी नैरेटिव की बुनियाद पे अवाम में जाना है। अवाम में जाएंगे तो अवाम का फीडबैक हासिल करना है, उसी के ऊपर टिकट्स की बंदर बांट करनी है, उसी के ऊपर सीट की एडजस्टमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, इसका तदारुक करना। तो मौजूदा सूरत हाल में ये टिल्ट किसका किस तरफ होगा, झुकाव कौन किधर को दिखाएगा और कामयाबी कितनी हासिल कर पाएगा, इसके ऊपर बात करते हैं। राना साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो बयान दिया, आप समझते हैं कि गेम का आगाज़ हो चुका है या फिर ये राम करने की कोशिश? नहीं, गेम का आगाज़ हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। और गेम का आगाज़ हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि ये इलेक्शन से पहले लड़ेंगे। देखिए, बिलावल ने आज एक बात की है, बाकी सारी बातें बाद में करते हैं। उन्होंने कहा जी हमारा मुकाबला गुर्बत, बेरोज़गारी और भूख से है, यही कहे ना जी। अब ये गुर्बत का बोझ किस पे डालेंगे, बेरोज़गारी का बोझ किस पे डालेंगे, और ये
महंगाई का किस पे डालेंगे? ये कहेंगे जनाब हमारे बिलावल साहब देखिए चंद दिन बाद कहेंगे कि हमारे पास वजारत खारजा, हमने मुख्तलिफ ममालिक से आपके तल्लुकात दुरुस्त कराए। भाई खुराक आपके पास है, आप वज़ीर आज़म हैं, आपके पास दाखिला है, आपके पास खुराक है, आपके पास खजाना है, सब कुछ आपके पास है। ये तो नूरा कुश्ती थी, पहले थी नूरा कुश्ती, अब होगी जैनुन कुश्ती। आप गौर करें, बिलावल साहब ने कहा है वज़ीर आज़म साहब ये बजट ठीक नहीं है, तो बजट किसने बनाया? क्या बिलावल साहब ये तकरीर कौमी असम्बली के अंदर इजलास में नहीं कर सकते थे? क्योंकि उस वक़्त ये चाह रहे थे कि एक बजट पेश हो जाए, सारा मलबा महंगाई का हमने पहले कहा था ये पढ़ना ही मुस्लिम लीग नून पे पड़ गया, और मुस्लिम लीग नून जो है उससे ये इल्म था कि ये सारा कुछ होना है, लेकिन वो सब रहे अपने अपने काम सीधे करवाने के लिए, और अब ये लड़ाई शुरू हो गई है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी के 3 जुमले आप गौर करें। एक, हमारा मुकाबला किससे है? दूसरा, जनाब इलेक्शन के लिए तैयार और डरते क्यों हैं, और इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। वो तलाल चौधरी साहब ने जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा जी इलेक्शन तो हम भी चाहते हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि कराची के मेयर जैसे इलेक्शन। तो फिर आप मुझे बताएं कि अब तो दोनों तरफ से तीर बरसना शुरू हो गए, ये लड़ाई अभी तेज होगी। अभी तो लेकिन ये तलाल चौधरी साहब को भी सोचना चाहिए कि उधर पीपल्स पार्टी की हिमायत की किसने थी। और भाई ये सारे एक बड़ी सियासी जमात को नीचे गिराने की कोशिश करने में इकट्ठे हुए थे। अब चूंकि ये सारे खुद नीचे गिरने वाले हैं तो इसलिए अब ये सारा काम चल रहा है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज खतरे की घंटी और जंग का आगाज कर दिया है। आज उन्होंने घंटी बजा दी है, जंग शुरू कर दी है। आज उन्होंने बता दिया कि जनाब वज़ीर आज़म साहब हमें आपकी नीयत पर शक नहीं, लेकिन आपके लोग जो हैं वो काम नहीं कर रहे। भाई आपके लोग कौन होंगे जब काम नहीं हो रहा और आप वज़ीर आज़म को कह रहे हैं, जब आप बजट को दुरुस्त नहीं कह रहे, जब आप खुद मान रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भूख ये हमारी जंग इससे है, हमारा मुकाबला इनसे है, तो भूख भी है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। जब आपका मुकाबला इससे है तो फिर कौन आपको वोट देगा? पूरी पीडीएम की सियासी जमातों को कौन देगा वोट? मुझे बताइए ना। फिर नहीं, आप राणा साहब क्या समझते हैं? आप जिस तरह किसी से भी पूछ लें वो कहता है कि बहिस्सा बकदर जुस्सा, तो वो हमसे पूछा जाए ये कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने लगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भैया मुझे एक बात, किस तरह मैंने सुना कल तो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी बना दिया ना आपने जमीयत उलमा इस्लाम को। मैंने बनाया? वो बन गए ना, वो बन गए। आपने छेड़ा था, मैंने नहीं बनाया। अब मुझे एक बात बताए, ये बकरा ईद में बकरा ज़िबा होने लगा है कि इनको हिस्सा मिले? जनाब पाए इसको दे दे, सीरी इसको दे दे, जनाब 2 राने इसको दे दे, एक गर्दन का गोश्त इसको दे दे। कहते हैं कि हमें जितना हिस्सा मिला है ना हुकूमत में, जवाबदेही हमारे से उतने हिसाब से की जाए। अब तो हाँ, यही तो अब इन्होंने बेचना है सौदा, और क्या करना है इन्होंने? अब सब ने यही कहना है। लेकिन पीपल्स पार्टी का भी तो हिस्सा ठीक ठाक है, ठीक ठाक हिस्सा है जनाब। उसको वज़ीर सेहत बना दिया गया जिसने एक ऐसी रिपोर्ट पढ़ दी जिस रिपोर्ट का सर प्याओ नहीं था, याद है ना आपने? अगर उन्हें कहा जाता ना पूरी रिपोर्ट पढ़ के सुनाओ, शायद वो ना सुना सकते। तो जब आपने हिस्सा बड़ा जुस्सा जो भी आप मर्जी कर लें, जब ये लड़ाई तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब चेयरमैन पीसीबी के मामले पे दोनों तो इतराफ से नाम किए थे। ये लड़ाई तो अब खुल के सामने हो गई है। ये लड़ाई तो कश्मीर के इलेक्शन में भी शुरू हो गई थी। ये लड़ाई तो लड़ाई नहीं है, अब ये जंग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया। कुंडी साहब बहुत मशकूर हैं, आपके वक्त है। कुंडी साहब, आज चेयरमैन पीपी ने ये बात की है कि तमाम इत्तेहादी जमातें आगे बढ़ें, इलेक्शन के मैदान में आएँ। दूसरा, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वज़ीर आज़म, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वज़ीर आज़म हमें कहें कुछ और बजट में आए कुछ और, तो फिर बजट मंजूर करवाने के लिए भी उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अब इस मामले के ऊपर क्या ये समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बजट के मामले पे पीछे हट रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट के मामले पीछे हट रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज स्वात में जलसे आम में खिताब किया। पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि आज हम अपनी जो है इलेक्शन मुहिम का आगाज स्वात से करने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बजट के हवाले से खासकर जो सैलाब आया था जिसमें बलूचिस्तान, सिंध, साउथ पंजाब और साउथ खैबर पख्तूनख्वा इफेक्ट हुआ था, उन्होंने ये बात की थी कि हमने वादा किया था उन लोगों के साथ कि हम उन लोगों की जो है रिकंस्ट्रक्शन जो है वो करेंगे। इस बजट में जो है प्राइम मिनिस्टर की टीम ने शायद पैसे कम रखे और कल
हमारी एक टीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सीनियर लीडरों की टीम जो है वो प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम से मिले भी थे कि बजट में जो है ये चीजें नहीं रखी गई, लिहाजा जो हमने वादा किया था लोगों के साथ, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब भी इन सूबों में और इन इलाकों में गए थे और उन्होंने वादा किया था कि हम आपको जो है वो रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, आपको अपने घरों में उस तरह आबाद करेंगे जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुवात में जो 30 लाख IDPs नकल मकानी करके गए थे और हमने वापस उनको बाइज्जत तौर पर अपने घरों में आबाद किया था जब हमारी हुकूमत थी। लिहाजा हमने वो चीज़ हमको रिमाइंड की कि हमने जो उनसे वादा किया था उन लोगों को हमने जो है रिकंस्ट्रक्शन का वो चीज़ जो है वो इस बजट में नहीं है। लिहाजा आप अपनी टीम से कहें कि उसको देखें और उस चीज़ जो है वो दोबारा उसको डाला जाए, जो उसके फंड्स हैं उनको दिए जाए। फैसल करीम गुंडी साहब, आज उन्होंने कहा कि हमारा इलेक्शन में मुकाबला बेरोज़गारी, महंगाई और गुर्बत से है। अब आपका दौरे हुकूमत है, अगर इस दौरे हुकूमत में बेरोज़गारी, महंगाई और गुर्बत है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखें, आज हमारी बिल्कुल हुकूमत है और हम इत्तेहादी जमात हैं, हम पार्टनर हैं PMLN के और बाकी सियासी जमातें हैं जो कोलिशन पार्टनर हैं। आप जो है जिस तरीके से इस सूबे में 9 साल PTI ने हुकूमत की और इस सूबे का जो है वो बेड़ा गर्क किया वो भी आपके सामने है, और फिर 4 साल उनकी मरकज में हुकूमत थी और पंजाब में भी थी। जो 1 करोड़ नौकरी देनी थी उन्होंने, अगर वो 1 करोड़ नौकरी दे तो मैं समझता हूँ कि लोग बाहर मुल्क से भी आकर, फॉरेन कंट्री से भी आकर यहाँ पर जो है वो नौकरी दें, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन उसको जो है उसको जो है ठीक करने के लिए इस शॉर्ट टाइम में हम वो चीज़ ओवरकम नहीं कर सकते, वो नौकरी हम इस शॉर्ट टाइम में नहीं दे सकते। और फिर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो है उनके निगरान हुकूमत बैठी है, कमीशन उन पर भी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं जॉब्स के हवाले से। तो बहुत कम चीज़ें हम इसमें कह रहे हैं कि इलेक्शन आना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जिस पार्टी को भी मैंडेट देती है, जब वो हुकूमत में आती है तो वो जो है वो तरक्याती काम भी करेंगे, लोगों को रोजगार भी देंगे, इस मुल्क में अमन भी लेके आएंगे, जो एक सफर हमने शुरू किया हुआ है। साहब, आज चेयरमैन PP ने ये बात की है कि तमाम इत्तेहादी जमातें आएँ, आगे बढ़ें, इलेक्शन में चलते हैं। तो तलाल चौधरी साहब ने उसके जवाब में ये कहा है कि इलेक्शन तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कराची मेयर जैसा इलेक्शन हो। देखें, मैं तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट नहीं सुनी। अगर तलाल चौधरी साहब ने ये बयान दिया है तो तलाल चौधरी साहब को क्या चाहिए इलेक्शन में? उनकी हमारे मुकाबले में कितनी सीटें आई हैं? कश्मीर में जो है अभी रिसेंटली, क्योंकि हमारा कैंडिडेट बाग में कामयाब हुआ है, ये सीट 4 दफ़ा पहले भी हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके वालिद साहब ने 4-5 दफ़ा जीती है, MLA यहाँ से बने हैं। और इत्तेहादी जमात में, इत्तेहादी हुकूमत में हमारा ये हक बनता था कि सीट हमारे पास आती, लेकिन PMLN और बाकी जमातों ने कहा कि हम यहाँ पर जो है हमने इलेक्शन लड़ना है। तो हमने कहा बिल्कुल आप लड़ें, और हम लड़े। फिर उन्होंने कहा धांधली के इल्जाम भी लगाए। अब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी आपका, कश्मीर का वज़ीर आज़म भी आपका, वज़ीर दाखिला भी आपका, सब कुछ आपके पास, और इल्जाम आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। फिर वहाँ पर जाकर आप गन पॉइंट पे लोगों को चाहे, मतलब गन पॉइंट का नाम इस्तेमाल करो, आप वहाँ की इंतजामिया से कहें कि आप इलेक्शन मुलतवी करा दें। भाई कश्मीर में कौन से हालात खराब थे जो आप इलेक्शन मुलतवी कराने की? तो वो तो उनके बेशतर रहनुमाओं ने ट्विटर पे ट्वीट्स रीट्वीट की थी कि आप लोग वहाँ पे ठप्पे लगवा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि आपने सारी जिंदगी सियासत ही इस तरीके की है। देखें, पहली बात तो ये, जब उनका स्टेटमेंट आया था उस पर मैंने जवाब दिया था कि देखें हमारे पार्टी के कैंप्स पे हमला हुआ, हमारे पार्टी के लोग जख्मी हुए। अगर हमने इन बकौल इनके ठप्पे लगाए हैं, सबूत लेके आ जाएं। अगर वो इस इलेक्शन से मुतमईन नहीं है, हम इनके साथ दोबारा इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, और उस वक्त तक लड़ेंगे इनके साथ इलेक्शन जब तक ये पूरी तरह मुतमईन ना हो जाए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं। और मैं आपको फिर भी गारंटी दूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। फैसल कुंडी साहब, आपने कहा कि KPK में 8 साल से हुकूमत है, आप सबका हुकूमत जो थी वो जिनकी थी उन्होंने बेरागर्क कर दिया। अब सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी अरसा दराज से हुकूमत में है, और बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में कहते हैं कि हमें यहाँ पे जो पानी मिलता है वो हमें टैंकर की सूरत में मिलता है, टैंकरों का पानी पीते हैं। तो फिर आपकी हुकूमत भी वहीं पे है, वहाँ पर कौन सा ऐसी चीज़ आ गई जिससे चीज़ सस्ती हो गई हो? देखिए, नॉर्मली जो है ये जो कराची का जो पानी का मसला है वो फेडरल गवर्नमेंट के एक फंड्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट से हो रहा था। माजी में बिल्कुल सिंध में हमारी हुकूमत रही है, लेकिन मैंडेट हमेशा कराची में, और फेडरल गवर्नमेंट में पिछले जो 4 साल जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो हमें उस पर सपोर्ट नहीं कर रही थी।
उससे पहले वाली भी नहीं कर रही थी। लिहाजा उसमें हमेशा अगर आप देखें, जब मैंडेट यहाँ पर जो है NPM को मिलता था या पिछले इलेक्शन में जो है PTI के लोगों को जो है वहाँ पर ये पाया गया, तो इसलिए वहाँ पर जो है इश्यूज थे। अब क्योंकि सूबाई हुकूमत हमारी है, मरकज में हम इत्तेहादी हुकूमत में हैं, तो हमें एक मौका मिला है कि हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और हमारे इस सोच को देखते हुए और इस थोड़े से शॉर्ट टाइम में देखते हुए इस दफ़ा कराची के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दी और पहली दफ़ा हमारा मेयर मुंतखब हुआ। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो कराची में और जो सिंध में और खासकर कराची में जो तरक्याती काम होंगे, लोगों के एतमाद पे हम पूरे उतरेंगे और जनरल इलेक्शन में आप रिजल्ट देखेंगे कि कराची की आवाम क्या करती है। और जरदारी साहब ने लाहौर में जी हमारे पार्टी के वर्कर ने PTI के उस चेयरमैन को हराया जिसको बड़ा अपने ऊपर घमंड था कि मैं कहीं से नहीं आ सकता, तो हमारे पार्टी के वर्कर ने कराची में उसी PTI के चेयरमैन को शिकस्त। अच्छा कोंडी साहब, एक आखिरी सवाल, जरदारी साहब ने लाहौर में आके ये यकीन दहानी करवाई है कि हम मईशत को बेहतर कर सकते हैं, और मैंने दौरान कैद बहुत सी किताबें पढ़ रखी हैं। अगर नुस्खा कीमिया पास में मौजूद था तो को भी दे देते, हो सकता है कि इन्हीं हालात में बेहतरी हो जाती। लेकिन जब हमारी हुकूमत 2008 से 13 तक आई थी, डॉक्टर साहब हमारे वफाकी वजीर खजाना और उन्होंने हालात देखकर वज़ारत खजाना से इस्तीफा दिया और कहा कि ये हुकूमत तो 6 महीने भी नहीं चलेगी। और हमने वो हुकूमत 5 साल चलाई। उसमें सैलाब भी हमने 2010 में देखा, हमने IDPs का सामना भी किया, 30 लाख IDPs स्वात के थे। हमने स्वात में टेररिज्म के खिलाफ जंग भी लड़ी, दहशतगर्दी के खिलाफ। हमने वज़ीरिस्तान में भी यही काम किया, पाकिस्तान के अंदर भी हमने जो है यही चीज़ की। और आप देखें कि फैसल साहब मान लिया अब जरदारी साहब ने अपने ताजिरों से खिताब करके बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया और उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत आएगी हम ये रोड मैप दे। जरदारी साहब अभी जो है वो फैसलाबाद भी जा रहे हैं, साउथ पंजाब भी जा रहे हैं, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची, तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास भी जा रहे हैं, तमाम किसानों के साथ भी जा रहे हैं। किसानों को भी अपना रोड मैप देंगे कि अगर हमें पाकिस्तान की आवाम। अच्छा जी, साहब एक सवाल का सब जवाब दे दें। ये जो मौजूदा महंगाई है, मौजूदा बेरोजगारी है, क्या पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी लेती है कि या ये सारी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के कंधे पे डालेगी? नहीं ना, मैं मुस्लिम लीग के नून के देखें, महंगाई कोई एक दिन से नहीं है, ये बिल्डअप हुई है। बिल्डअप जो हुई है और आप कहते हैं कि अब आप 4 साल और 9 साल गंद आप 6 महीने में खत्म करें, नहीं खत्म हो सकता। नाज़रीन, इसी मौज की मंजरनामे में मत करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कहीं नहीं जाएगा। शेखदास ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ये मलबा कौन अपने सर पे लेगा, या यूं ही ये बंटवारा होता जाएगा? मलबा हर एक के कंधे पे एक जितना नहीं रहेगा और कोई किसी से जवाबदेही भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि आइंदा का मंजरनामा जो सियासी तौर पे वो तो इसी तरीके का दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से इस वक्त सियासत चल रही है, जिस तरीके से माजी करीब में बयानात सबके मुत्तहिद होके आते थे और अब तफरकाबाजी वहाँ पे देखने में आ रही है। तफरीक इस तरीके की पड़ रही है कि 4 दिन पहले असेंबली के फ्लोर पे अगर कोई बात की जा रही थी तो उसका इनकारी कोई नहीं था, लेकिन आज जलसों के अंदर इनकारी सब हो रहे हैं। अपने अपने तई जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी कायमा कमेटी बराए ख़जाना के चेयरमैन कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त है। शेख साहब, बात हो रही है महंगाई की। फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। मैंने ये पूछा, राना साहब ने भी एक सवाल किया कि साहब के बारे में आपको अगर ये बात कतई तौर पे मालूम नहीं थी कि बेहतरी की तरफ आएंगे तो आप उनकी हिमायत ना करते। अगर आपको मालूम थी तो फिर ये बताइए कि अभी तक गुड गवर्नेंस क्यों ना देखने में आई। उसके जवाब में उनका ये कहना था कि साहब PP के दौर में भी विफाकी वजीर रहे, लेकिन उस वक्त कहते थे 6 महीने हुकूमत नहीं चलेगी, हमने चला के दिखाई। आप समझते हैं कि PP के पास कोई ऐसा नुस्खा कीमिया मौजूद है कि जो मईशत को बेहतरी की समत में गामजन कर दे? यासिर, मेरे से अगर सवाल कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए इस वक्त मेरा तो सीधा हर बार मैं आपसे एक ही बात करता हूँ कि इस वक्त तो हम सबको मुतहद है। देखिए मुल्क इस वक्त बहुत इंतहाई तकलीफ में है। कोई एक पार्टी या कोई एक लीडर
इसको ठीक नहीं कर सकता जब तक हम पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी ना करें। हम एक आपस में इख्तलाफ करते रहेंगे। हमारे पास तो तजर्बा है कि पीछे भी जब जब हमने इख्तलाफ किए वहाँ बहुत बड़े बड़े बुहरान आ गए। पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, मार्शल लॉ लग गया। सिर्फ वजह यही थी कि हम आपस में ना जो हमारा सियासी तौर पे इख्तलाफ ख़त्म नहीं हुआ। तो इस वक्त भी यही सूरत है, बिल्कुल बैन ही वही हाल है। कोई एक पार्टी, कोई एक जो है ना इदारा इसको ठीक नहीं कर सकता। इसमें तो सबको मिलके काम करना है और बहुत बड़ा बुहरान है। मैं आपको बताऊं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए और स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए सबको इत्तेफाक करना है। मसलन जो इदारे चल रहे हैं घाटे में, वो नेशनलाइज इदारे, उनको प्राइवेटाइज करना है तो सबको एक पेज पे बैठना पड़ेगा। अगर नहीं मानते इदारे तो चलते रहेंगे। नहीं शेख साहब, आप तो फैसला कर चुके हैं जी। आपने किससे मशवरा करना है? आपकी हुकूमत तो ये फैसला कर चुकी है कि ये तमाम इदारे प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी इनकी। आज से थोड़ी फैसला, ये तो 30 साल पहले का भी यही फैसला था, उसमें अमल नहीं। बात अच्छी की आपने, सामने बात अच्छी की आपने। पार्टी आ जाती है। नहीं आप तो 30 साल में से 4 साल निकाल दें, फिर बाकी हुकूमत और अपोजिशन में आप लोग ही थे। ठीक है, हम थे। मैं कोई देखें जो जिसकी हुकूमत थी वो तो थी, लेकिन सब हम एक दूसरे से इख्तलाफ करते रहे ना। कोई भी थी, अभी आइंदा भी जो आएगी ना हुकूमत, फ़र्ज करो कितने फेयर आप इलेक्शन करा लें, कितने अच्छे लोग ले आए, अगर देखें ना एक किसी पार्टी की तो हुकूमत बनेगी नहीं कि बहुत ज़्यादा अक्सरियत हो। और अगर हो भी, फ़र्ज़ कीजिए जब हमारी अक्सरियत थी भी 2013 से 18 के दरमियान PIA हमने प्राइवेटाइज़ किया, तो मुझे याद है मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में था। असद उमर सख्त मुखालफत करते थे, स्ट्राइक हो गई, 1-2 बंदे मर गए। PIA वहीं का वहीं है, 400-450 अरब रुपए का खसारा हो गया है। अब स्टील मिल है आपके सामने, प्राइवेटाइज हमने की थी, क्या हुआ? कराची के चंद बिजनेसमैनों ने ले भी ली, लेकिन आपने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया। अब सुप्रीम कोर्ट रोक दिया, आज देखिए ना उसमें कितना घाटा हो चुका है। 15 साल से तनख्वाहें भी ले रहे हैं और मिल सुप्रीम कोर्ट में उस केस के पीछे था कौन? सुप्रीम कोर्ट में उस केस के पीछे था कौन? आपके दादी? नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने किया ना। वो तो चीफ जस्टिस साहब ने रोक दिया उसको। तो मेरे कई हमारे जानने वाले तल्लक वाले कराची के लोगों ने ली थी, वो फैक्ट्री खरीदी थी, तो जब वो आखिरी स्टेजेस पे थी तो वो रोक दी गई। अच्छा चले, अब बताएं शेख साहब, मौजूदा सूरत हाल में जब आप ये समझते हैं कि IMF का प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो चुका है, अब वो नहज नहीं है जो माजी वाली थी, क्योंकि अब वो वॉल्यूम बढ़ चुका है जितना हमने कर्जा लिया हुआ है, अब उनका प्रेशर और ज़्यादा है। ये वापडा के डिस्कोज, ये PIA, ये पाकिस्तान रेलवे, ये पाकिस्तान स्टील, क्या हमें इसके ऊपर मौसर इक़दामात होते दिखाई देंगे या फिर वो ज़बानी दावे हैं? देखिए, अगर नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल राणा साहब आपको आसान सी बात है, हमारा कुल कर्जा 60,000 अरब रुपए है, जो बहुत ज़्यादा है, जो हमारी जो मईशत का 65% है, लेकिन वो कर्जा बनता है 200 अरब डॉलर। हमारा मुल्क के जो असासे हैं वो 4,000 अरब डॉलर के हैं। 200 अरब डॉलर क्या मैंने रखते हैं उसमें? हम आपस में नहीं, चंद असासे आपको बेच, मुल्क का आप जाए कहते हैं डिफॉल्ट, मुल्क दिवालिया, ये पता नहीं क्यों इसके। कल मैंने पूरी तकरीर की है इस पे, भाई ये क्यों कंफ्यूजन आप फैला रहे हैं? हमारा तो बहुत बड़ा मुल्क है, एक रेकोडिक जो है वो ही 1000 अरब डॉलर की उसके असासे हैं। 200 अरब 130 अरब बाहर का कर्जा है हमारा, और 70 अरब हमारा जो अंदरूनी कर्जा है। कुल मिला के 60,000 अरब कर्जा है, जो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। 65% है हमारी इकानमी का, लेकिन जापान की 100% इकानमी का कर्जा है, अमेरिका का उनका 100% उनकी इकानमी का कर्जा है। तो ये हमारे एसेट देखिए ना, ये क्यों कहते हैं? देखिए आपके पास फर्क कीजिए, आपके पास हो कैश फ्लो का प्रॉब्लम ज़रूर है। अगर मैंने कर्जा देना है किसी का और मेरे पास असासे हैं, कहें मैं कहूँ मैं असासे भी नहीं बेचता, मैंने सोना भी रखना है, मैंने घर भी रखना है, मैंने अपना सारे एसेट भी रखने हैं और फिर कर्जा भी नहीं देना, तो ये तो नहीं होता ना। मुझे देना पड़ेगा कर्जा, किसी का देना है तो उसको देना है। वो अपने असासों को बेचूं या किसी के गिरवी रखूं किसी के पास, तो ये मुश्किल नहीं है। हम बेहतर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, कैश फ्लो हमारा ठीक नहीं है, हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। और क्योंकि हम चाहते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, एक ये ख्वाजा आसफ साहब ने कहा, मेरे वाली बात की, जो मैं बड़े अरसे से ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान में 4,000 अरब रुपए जो रेवेन्यू है वो लिया जा सकता है ज़्यादा। उसमें करप्शन भी है, उसमें स्मगलिंग भी है, उसमें मिस अप्रोप्रिएशन भी है, रिश्वत लेके हम सारे, यानी हर साल 4,000 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं।
करें ना, इसमें कोई पॉलिटिकल विल नहीं होगी तो मुल्क हमारा नीचे जा रहा है। इस वक्त तो इस साल तकरीबन 0 ग्रोथ रही है, ग्रोथ है ही नहीं, और आबादी बढ़ रही है, आपकी आबादी बढ़ गई, पर कैपिटा घट गया हमारा ओवरऑल। लेकिन हम ये नहीं हो गए कि हम डिफॉल्ट हो रहे हैं, डिफॉल्ट हम किसी सूरत में नहीं हो रहे। किसी ने अगर कहा है तो गलत कहा है। हमारे वज़ीर खजाना कह रहे हैं कि IMF चाहता है कि पहले श्रीलंका वाली सूरत हाल हमारी हो जाए, फिर हमारा हाथ पकड़े। हाँ, लेकिन हम किसी सूरत में, मैं आपको गारंटी देता हूँ, पकड़ लीजिएगा मुझे, अगर राणा साहब इस किस्म की बात हो, पाकिस्तान तो फिर जाके ये बात समझा देना, कम हमारा सरमाया है। आप अभी फोन करें, मैंने समझाई है। कल डार साहब मेरे पास 2.5 घंटे थे। कल डार साहब आए 2-2.5 देखिए ना, पहले तो नहीं आते थे ना, वो आए, तशरीफ लाए, मैंने उनका शुक्रिया किया। मैं वही तो चाहता हूँ कि इंटरेक्शन करें। उन्होंने मुझे खुद कहा कि मैं आपके साथ कराची जाऊँगा, उनके बिजनेसमैनों से भी हम रब्ता करेंगे। कल बड़े अच्छे मूड में थे और मैंने उनसे ये कहा कि हमें तो आपसे ये इतराज़ है कि आप आएँ, हम तो चाहते हैं कि आप हमें एक्सप्लेन करें कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है IMF के साथ, और लोगों को, स्टेक होल्डर को साथ लें। जो बिजनेसमैन है, एक बड़ा मियां मनशा साहब से मैंने उनकी मुलाकात करवाई, मियां अपना प्राइम मिनिस्टर साहब से, 100 बड़े बिजनेसमैनों से कराची में मैंने मुलाकात करवाई। फिर 10 जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी अलग मैंने मुलाकात ये जो स्काइप पे और जूम पे करवाई प्राइम मिनिस्टर साहब को। उस तरफ अभी ध्यान कर रहे हैं। अभी आपने देखा जरदारी साहब खुद जा रहे हैं, फेडरेशन अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, जाएं लोगों के पास। देखिए मैं इलेक्शन हो रहे हैं, मियां मनशा साहब जी, इस साल इलेक्शन हो रहे हैं। मेरे ख्याल में लाजमी इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन के बगैर और कोई चारा नहीं है। अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो हमारा मुल्क और तकलीफ में आ जाएगा। इस वक्त जो महंगाई का है ना, सबसे बड़ा मसला तो लोगों को महंगाई का है। हमने कोशिश की है तनख्वाहें बढ़ा के, हमने कोशिश की है कि SMEs को कर्जे ज़्यादा दे। इस बार मैं भी शामिल था ना इस बजट में। मैंने जो कोशिश की आपको बता देता हूँ। मैंने कहा है कि और मानी भी गई हैं मेरी बातें। हमने जो छोटे काश्तकारों के लिए कर्जे दिए हैं, हमने उनके लिए यानी जो कहा है कि ट्यूबवेल उनको उसके लिए दें। उसके अलावा ये IT के लिए हमने कंप्यूटर्स का कहा। और IT इतनी वाहिद चीज़ है। मैं आपको इस बात से हटके एक बात बताऊं। रिसेंटली मंगल वाले दिन मेरी मियां मनशा और मियां अब्दुल्ला साहब से कराची में लंच था, उन्होंने मेरा लंच किया हुआ था। तो वो मुझे कह रहे थे, मियां मनशा, और बड़ी अच्छी बात जो मेरा आंखें खुल गई, वो कह रहे थे मैं जितने भी बिजनेस कर रहा हूँ ना, इन सब बिजनेस से मेरा ज़्यादा प्रॉफिट एग्रीकल्चर में है, जो मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। आजकल वो चिन्योट के नज़दीक उन्होंने काफ़ी ज़मीन ली है और उसमें एग्रीकल्चर के लिए मुख्तलिफ वो काम कर रहे हैं। तो हमारा मुल्क तो रिच है इन चीज़ों से। हमें एग्रीकल्चर पर तवज्जो देनी है। हमें जो इंडिया $200-250 अरब की एक्सपोर्ट कर रहा है IT की, हम क्यों नहीं कर पा रहे 2 अरब की? और इंडिया में $70 अरब बाहर का पैसा आ रहा है और हम $1 अरब लेकर, हम उधर तवज्जो करें ना, जो करने वाली चीज़ है। इतने बड़े दिमाग हैं, करोड़ों दिमाग हैं हमारे, और उन दिमागों का हम फ़ायदा नहीं ले रहे। मैं तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है ना, फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी, जो कंप्यूटर साइंस की है। 12 साल से मैंने, बाकी जगह भी हमारे कैंपसेज है, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, लेकिन हमने जो चिन्योट बनाया है लेटेस्ट कैंपस, बच्चे जैसे ही तालीम ले लेते हैं लाखों रुपए उसको तनख्वाह शुरू हो जाती है। और वो बच्चे इस वक्त जो मैट्रिक में भी है ना, वो दिन रात पढ़ रहे हैं। पढ़ाई की तरफ उनकी तवज्जो हो गई है कि अब अगर हम पढ़ेंगे तो पहले तो होता था ना पढ़ाई कर, लेकिन शेख साहब उनका बताइए यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अगर किसी ने ली हैं तो वो पाकिस्तान के बच्चों ने ली। एक बहुत अच्छी बात है कि दिमाग ज़्यादा खुले हुए हैं, हम जिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान से बाहर क्यों लोग पढ़ने जा रहे हैं? हाँ जी, आप ये बड़ा ही अच्छा सवाल किया। आपके डॉक्टर जो है ना, मैं जब भी चीन जाता हूँ ना, आधा जहाज़ आपके स्टूडेंट से होता है जो डॉक्टरी के लिए वहाँ जा रहे होते हैं। और अभी सेंट्रल एशियन की कंट्रीज में भी जब मैं गया, वहाँ पे मुझे नज़र ही और लोग नहीं आते, उनकी आबादी नज़र नहीं आती। सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के वो स्टूडेंट जो मेडिकल की तालीम ले रहे हैं वो गए हुए हैं। वजह क्या है कि हमने देखिए किंग एडवर्ड कॉलेज और डॉ मेडिकल कॉलेज तो पाकिस्तान बनने से पहले से थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, हमने सैकड़े ऐसे कॉलेज क्यों नहीं बनाए। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, इस हवाले से अपना वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।